नमस्कार, मेरा नाम है सुमित राणा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स में। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ाई करते हैं ग्रेड किंडरगार्टन से, जी हां, किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मिल जाते हैं मैग्नेट ब्रेन के प्लेटफॉर्म्स पे। वो प्लेटफॉर्म उसकी वेबसाइट है, उसका ऐप है और उसका यूट्यूब चैनल है। मेरा फेवरेट तो वेबसाइट है, आई विल रिकमेंड वेबसाइट पे जाओ, वहां से देखो। बाकी आपकी इच्छा, ऑर्गेनाइज तो हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा है वो है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, और हमने शुरुआत की थी चैप्टर की। हमने देखा था कि आलू, नूडल्स, स्पैगेटी क्या था, कैसे आया, कौन लाया, और उसी का कंटिन्यूएशन है ये टॉपिक जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको मजा नहीं देगा। तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लो, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है जी, ठीक है। चलिए, तो इस टॉपिक पर आते हैं, इसका नाम है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। तो हो क्या रहा है, मैं फटाफट एक रिकॉल करवा देता हूं पिछली वीडियो में हुआ क्या था। हमने क्या देखा था कि ग्लोबलाइजेशन जो आज की डेट में हम कहते हैं कि जी 50-100 साल पुराना है, ऐसा नहीं है, वो कई सैकड़ों साल पुराना है। हमने देखा था कि कैसे सिल्क रूट में ट्रेडिंग होती थी, कैसे अलग अलग दुनिया के देश आपस में जुड़े हुए थे। हमने देखा था कैसे आलू, कैसे मिर्ची, टमाटर, नूडल्स, स्पैगेटी, जो भी आप कह लो, ये सारे फूड आइटम्स एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल कर रहे थे। सिर्फ खाना ही नहीं, कल्चर भी ट्रेवल कर रहा था, रिलीजन भी ट्रेवल कर रहा था। जब एक रिलीजन के प्रीचर अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तब। आई होप आपको याद आ गया होगा जिन्होंने उस वीडियो को देखा था। अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और जो मैंने उस लास्ट वीडियो में आपको बताया है, सेंचुरीज कैसे पहचानते हैं, डायरेक्शन कैसे पहचानते हैं, टाइमलाइन क्या होती है, उस नॉलेज को लेकर आओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिर काम आने वाला है। बट डोंट वरी, अगर नहीं देखा है तो इतना हैरान मत हो यार, मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। फोकस्ड हो, हाँ, यह देखना है, फोकस्ड रहो। चलो देखते हैं तो होता क्या है। ये देखो लिखा है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखना, पूरा फोकस लगा के देखना। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्री मॉडर्न वर्ल्ड की। प्री का मतलब होता है पहले, मतलब जो ये नॉर्मल, जो आज का समय ना, मॉडर्न वर्ल्ड है ना, आप, मैं, हम लोग यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये मॉडर्न वर्ल्ड की बात हो रही है। मॉडर्न वर्ल्ड से भी पहले क्या होता है, shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, ये है एशिया, ठीक है, ये है यहां पे यूरोप, यहां कहीं सेंटर में समझ लो यूरोप, यहां है अमेरिका। और अगर लास्ट वीडियो याद हो तो अमेरिका में हमने कहा था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका। ये मैं तीनों को लेके चल रहा हूं, नॉट सेंट्रल अमेरिका, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। मैं देख रहा था वैसे कि कितने लोगों को पुरानी बात याद है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन, ठीक है, उसको हम कहते हैं अमेरिका। फिर आता है यूरोप, फिर आता है एशिया, ठीक है। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, देखिए सी रूट तो पता चला, आपको याद है ना, मिस्टर कोलंबस, है ना, कोलंबस जी अमेरिका ढूंढ लिए थे, उन्होंने अमेरिका ढूंढ लिया, ठीक है। इसके बाद अमेरिका से चीजें कहाँ गई थी, हमने देखा था यूरोप गई, एशिया गई। इसके अलावा एक और चीज क्या हुई थी, यूरोपियंस ने भी एशिया के सी रूट्स को डिस्कवर किया था, है ना। पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश के जितने लोग थे, डिस्कवर्ड तो हो ही गया, उसके बाद इसको यूज भी करने लगे। तो हुआ क्या, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि वेस्टर्न ओशियन टू अमेरिका, मतलब ये कि देखिए ध्यान से देखिए, 16 सेंचुरी लिखा हुआ है। 16 सेंचुरी मतलब ये देखो 1501 से लेकर 1600, इसकी बात हो रही है। यही मैंने लास्ट वीडियो में बहुत शिद्दत से समझाया था, आई होप आपने देख लिया अभी तक। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होता है, 16 सेंचुरी में जब यूरोपियन सेलर्स ने क्या किया, उन्होंने यूरोपियन सेलर्स ने क्या किया, एशिया के सी रूट्स को खोज लिया, ठीक है। तो इसके बाद ये अमेरिका भी पहुंच गए थे, ये हमने देखा था।
इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड है वो श्रैंक कर गया। देखो ये क्वेश्चन आपकी बुक में पूछा है कि इसका मतलब क्या है जब हम कहते हैं कि 1500s में प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक कर गया। इसका मतलब ये नहीं कि धरती छोटी हो गई, इसका मतलब ये है कि अब धरती पर एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों ने घूमना चालू कर दिया, जाना चालू कर दिया। इसको और समझते हैं, श्रैंक का मतलब ये है कि अब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बहुत आम बात हो गई। अब तो जी रोज की बात है, नाव उठाते हैं, चल लेते हैं, कुछ महीनों चलना है, फिर वहां पहुंच जाना है, फिर अपना वहां पर व्यापार करना है, अपना कारोबार करना है और वापस अपने घर लौट आना है। श्रैंक का मतलब यह है कि नाउ द प्लेसेस वर कनेक्टेड प्रॉपरली। ठीक है, चलिए तो अब क्या है यहां पर सीन, यहां पर यह लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, कई सालों तक होता क्या था, द इंडियन ओशियन हैड नोन अ बर्जलिंग ट्रेड with goods, people, knowledge, customs, etc. criss crossing its वाटर। इसका मतलब ये इंडियन ओशन की बात कर रहा है। आई होप आपको पता है इंडिया के मैप में इंडियन ओशन कहाँ मिलेगा, ऑब्वियसली आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इंडियन ओशन जो, अच्छा वो जी कंफ्यूज हो रहे हो, कोई नहीं, देखो इधर बे ऑफ बंगाल इधर है ना, ये अरेबियन सी यहाँ पर है ना, तो ये जो नीचे वाला पानी है ना वो इंडियन ओशन कहलाता है। समझ गए, दुनिया में जितने ओशियन है उसमें एक इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन किस पे रखा गया है नाम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम पे इंडियन ओशियन रखा गया है। प्राउड मोमेंट है ना, फील करो। देखो तो होता क्या है कि इंडियन ओशियन में बहुत ज्यादा ट्रेड होता था। ट्रेड किस चीज का होता था भाई, ऑब्वियसली लोग सामान को लेके जाएंगे, सामान बेचेंगे, जब वो खुद भी जाएंगे तो अपना नॉलेज दूसरे के साथ शेयर करेंगे और दूसरे का नॉलेज भी लेंगे, अपने कस्टम उनको बताएंगे, उनके कस्टम वो अपनाएंगे और इस तरीके से कल्चर के साथ साथ ट्रेड भी हो रहा था। हुआ ये कि the Indian subcontinent was a central to these flows and a crucial point in the networks। तो ये कह रहा है कि कई सालों तक ऐसा रहा कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जस्ट बिकॉज इंडियन ओशियन में काफी ट्रेडिंग हो रही थी, मतलब उसके अंदर नहीं हो रही थी, उसके रूट को लेके हो रही थी। समझ रहे हो बच्चों, इंडियन ओशियन में या इंडियन ओशियन की मदद से ट्रेडिंग हो रही थी, मतलब सी रूट्स की मदद से ट्रेडिंग हो रही थी। और सेंट्रल पॉइंट पे क्या था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैंने बिल्कुल नहीं कहा इंडिया, मैंने कहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब सिर्फ इंडिया नहीं होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे एरियाज को मिला दिया जाता है। आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो हुआ क्या, ध्यान से समझना कि कहानी में क्या चल रहा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशियन के सी रूट का इस्तेमाल हो रहा है, वाटर रूट का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यूरोपियंस ने जैसे ही एशिया के सी रूट्स को खोज लिया, लैंड रूट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भाई लैंड रूट पे तो सिल्क रूट था ही, बहुत पहले से जो है एक्टिविटीज चल रही है ट्रेडिंग की। मैं बात सी रूट की कर रहा हूं। तो जब उन लोगों ने सी रूट खोज लिया तो फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा, ऑब्वियसली अब ट्रेडिंग यहां से बढ़ के यूरोप की तरफ दिखाई देने लगेगी। दैट्स क्वाइट लॉजिकल, राइट। तो द एंट्री ऑफ द यूरोपियंस हेल्प्ड एक्सपैंड और रीडायरेक्ट सम सेम ऑफ दीज फ्लोज टुवर्ड्स द यूरोप। मतलब ये जो माहौल था ना, बहुत हलचल मची हुई है। इंडियन जो है सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग देशों से, अलग अलग फिजिकल ज्योग्राफी से लोग आ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अब यूरोप की तरफ भी दिखने लगी। मतलब जो जहाज़ यहाँ आसपास घूमते थे इंडियन ओशियन में, अब वो यूरोप की तरफ भी आगे बढ़ने लगे। ठीक है, दैट इज वॉट इज रिटन इन दैट पर्टिकुलर स्लाइड। एंड नाउ यू हैव सम एग्जाम्पल्स। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज अमेरिका। तो देखो क्या होता था, जो अमेरिका है ना, अमेरिका की खासियत क्या है, अमेरिका की खासियत ये है कि वो कई सालों तक तो लोगों को पता ही नहीं था, है ना। एशिया पता था, यूरोप पता था, पुराने नामों से जानते थे, लैंड रूट्स के थ्रू लोग जाते थे, वो सब चल रहा था, लेकिन अमेरिका नहीं पता था। तो अमेरिका जब नहीं पता था तो अमेरिका के साथ ट्रेडिंग नहीं होगी। बट मिस्टर कोलंबस पहुंच गए, अमेरिका खोज लिया। जब अमेरिका खोज लेंगे तो क्या होगा, अमेरिका खोज लेंगे तो ट्रेडर सब वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, वहाँ के रिसोर्सेज को लेकर आएंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। तो वही तो हम देख रहे हैं ना। देखो अमेरिका जो है बिफोर इट्स डिस्कवरी, है ना, मतलब अमेरिका जो है वो दुनिया से कटा हुआ था। और होता क्या है, बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी,
सेम थिंग 1501 से 1600 तक हुआ ये कि ये सारी चीजें जो वहां पे रिसोर्सेज थे, इन शॉर्ट जो भी रिसोर्सेज थे, अब वो रिसोर्सेज लोगों के काम आने लगे, जैसे कि प्रीशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको। मतलब एक एग्जांपल दे रहा है, जब हम अच्छा मैंने कहा अमेरिका, अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, आई एम सेइंग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन। लगे तो आप सेंट्रल अमेरिका को भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है, बट ये यूएसए नहीं है, इतना याद रखना। तो हो क्या रहा है, अब अमेरिका डिस्कवर हो गया, अब अमेरिका रिसोर्सेज, जो अमेरिका के रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की तरफ सारे ट्रेडर्स का ध्यान जाएगा, सब चाहेंगे पैसा कमा ले। क्यों? क्योंकि नया रिसोर्स मिलेगा तो डेफिनेटली मार्केट में उसका प्राइस भी अच्छा मिल जाएगा। तो होता क्या है, देखो ये है मेक्सिको, कौन सा है मेक्सिको, ये है मेक्सिको, इट्स कॉल्ड मेहिको, ठीक है, मेक्सिको जो है यहां पर है, और ये रहा आपका पेरू, जी हां पेरू, ये जगह है दो, ये है पेरू साउथ अमेरिका में, और ये है आपका मेक्सिको। यहां पर मिलता था सिल्वर, चांदी है ना, चांदी सिल्वर। तो यहां की चांदी जो है लोगों के मन को भा गई, मतलब ट्रेडर्स को भा गई, और लोगों ने यहाँ के माइन से चांदी निकालना चालू किया। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि यूरोपियंस आए, यूरोपियंस के पास पैसा आया, और फाइनली इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया, एशिया के साथ ट्रेडिंग करने पे। यूरोपियन अमेरिका पहुंचेंगे, अमेरिका की चांदी निकालेंगे, चांदी को रिफाइन करेंगे, उसको अपनी फॉर्म ऑफ करेंसी में लेकर आएंगे, फॉर्म ऑफ करेंसी मतलब जैसे सिक्के के फॉर्म में, बिस्किट के फॉर्म में, जो उनकी इच्छा हो। उसके बाद इकट्ठा हो गया, अब एशिया जाएंगे, एशिया से क्या खरीदना है, टेक्सटाइल, मसाले, स्पाइसेस, वो देंगे चांदी, और उसके बदले में क्या ले लेंगे, जो भी उनको सामान चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग। और यहां तक कि अब देखो क्या होता है ना, कहानियां, नैरेटिव्स हमेशा बिल्ड होते हैं लाइफ में, आपकी लाइफ में भी नैरेटिव्स बहुत सारे बिल्ड होते हैं। जैसे अरे यार उसको देखो, है ना, वो तो यार पता है दिन भर घूमता रहता है और टॉप कर जाता है, तो कोई बोलेगा देख पता है रात में पढ़ता है ना। अभी क्या पता वो सच में दिन भर घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था, किसने देखा है, लेकिन आपने एक नैरेटिव बना लिया जी वो तो दिन भर घूमता रहता है और टॉप कर जाता है, पक्का रात में पढ़ता होगा। हो सकता है ऐसा ना हो, है ना, आपके कई दोस्त होते होंगे ना ऐसे, ठीक है। तो नैरेटिव बिल्डिंग हो जाती है, तो होता क्या है, कहानियां निकलती हैं। एक जैसे मान लीजिए अभी तक आप एक भी बार यूरोप नहीं गए हो, मान लीजिए, मुझे पता है आप में से कई लोग गए हैं, मान लीजिए आप यूरोप नहीं गए हो, तो आपने कहानियां सुनी होंगी, ये आईफल टावर है, आईफल टावर सबसे ऊंचा टावर है, क्या अमेजिंग चीज़ है। लेकिन जो 2-3 बार जा चुका है उसके लिए वो एक्साइटमेंट अब नहीं होगी, ठीक है, उस लेवल की एक्साइटमेंट नहीं होगी जो अभी तक नहीं गया उसके मन में होगी। और कई तो मनगढ़ंत कहानियां भी हो सकती हैं, ठीक है, कई तो मनगढ़ंत कहानियां हो सकती है जी, घर में पढ़ाई नहीं करना चाहिए, है ना, बाहर जाके पढ़ाई करनी चाहिए, वहां जाके पढ़ेंगे तो फोकस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं जहां मन करे वहां पढ़ो, फोकस आपके दिमाग से आपको करना होता है, ठीक है जी। यूट्यूब से तो पढ़ाई हो नहीं सकती है, सिर्फ किताब से पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं, बहुत सारी नैरेटिव्स होती हैं जो आपके लाइफ में इर्द गिर्द घूम रही होती है, ठीक है। इसी तरीके से अमेरिका के बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी मतलब महान महान टाइप की बातें फेमस हो रही थी, उसी को हम लेजेंडरीज कहते हैं, लेजेंड्स कह रहे हैं, ठीक है। क्या फेमस हो रहा था भाई, ये हो रहा था, कब हो रहा था, वैसे तो 17th सेंचुरी में हो रहा था, अबाउट साउथ अमेरिकाज फेबल्ड वेल्थ। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये है साउथ अमेरिका, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो ये आई एम सॉरी, ये है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका के बारे में आप थोड़ा सा इसको भी इंक्लूड करके चलो, नहीं हम किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इसी को लेके चलते हैं। तो ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका के बारे में कुछ कहानियां बनी, और कहानियां ऐसे बनी कि वहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है एल्डोराडो। क्या नाम है, एल्डोराडो। और एल्डोराडो में क्या है, सोना ही सोना, हाँ जी, सिर्फ सोना ही सोना। इतनी मतलब कहानियां बन गई कि एल्डोराडो पहुंच जाओ और सिर्फ सोना ही सोना है, वो ले आओ और धरती के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओ, बहुत पैसा मिलेगा, ये वो बहुत सारी कहानियां थी। तो लोगों ने क्या किया भाई, ऑब्वियसली जो डिस्कवरी कर रहे हैं, जो इन्वेंशंस कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जहां कहानी सुनी पहुंच जाना है, ट्रेडर्स भी पहुंच जाना है। यही हो रहा था। क्या हो रहा था, देखो 17th सेंचुरी में यूरोप में ये सब कहानियां फैली कि भाई अमेरिका में, साउथ अमेरिका में जो है एल्डोराडो नाम की जगह है, जो है सोने का शहर, वहां जाओ सोना लेके आओ, ठीक है। तो लोग चल दिए सोना लेने, ठीक है जी। अब क्या होता है, अब क्या होता है,
देखो ध्यान से, ये बहुत ध्यान से देखो, Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid 16th century। इस लाइन को ध्यान से समझना। देखो अमेरिका अभी दुनिया की नज़रों में नहीं आया तो लोगों को ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब दुनिया की नज़रों में आ गया तो अमेरिका में जो भी है ना वो दुनिया को चाहिए। दुनिया मतलब जो पावरफुल लोग हैं उनको चाहिए। इसमें ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा किसको चाहिए था? यूरोपियंस को। क्यों चाहिए था? क्योंकि यूरोपियंस के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे इन कंपैरिजन टू अफ्रीका और एशिया, है ना, जो अपने लोगों को वो दे सके। इसीलिए आप देखोगे कि शुरुआती दौर में यूरोप पुअर था, गरीब था, है ना। जैसे हम कहते हैं ना इंडिया सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, बट बच्चों, स्टूडेंट्स, यूरोप के साथ ऐसा नहीं था। इसीलिए ये लोग ना घूमते फिरते रहते थे, चलो घूम कर आते हैं, नाव लेके चल दो, कुछ खोज के ले आओ, है ना, और क्या करेंगे, आएंगे घर में पार्टी करेंगे, समझ रहे हो, ऐसा कुछ दिमाग था इनका। तो पोर्चुगीज और स्पेनिश कहाँ हैं? आपके यूरोपियंस हैं। ये लोग क्या करते हैं, पोर्चुगीज और स्पेनिश ना, ये अमेरिका पे कब्जा करते हैं। लोकल ट्राइब है, ट्राइब्स लड़ी होंगी, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चला ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन जीते तो अल्टीमेटली यही है। और जीतने के बाद इन लोगों ने उसको कॉलोनाइज कर दिया। जैसे हम ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे ना, हम पे ब्रिटिशर्स ने राज किया है, उसी तरीके से पोर्चुगीज और स्पेनिश ने जाके अमेरिका पे कॉलोनीज बनाई। ठीक है, अमेरिका में कॉलोनीज बनाई। कब की बात है? मिड 16th सेंचुरी में। और इंटरेस्टिंग बात क्या है जो अब आ रहा है यहाँ पे, युद्ध कैसे लड़ा जाता है? हथियार से। कौन सा हथियार? इट कैन बी एनी, इट कैन बी अ स्वॉर्ड, इट कैन बी अ तीर धनुष, इट कैन बी अ बंदूक, इट कैन बी अ टैंक, फायर, फायर फाइटर प्लेन्स, नॉट सॉरी फायर फाइटर प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, एंड एनीथिंग, एनी वेपन कैन बी यूज्ड टू फाइट अ वॉर। इसी तरीके का एक वेपन होता है बायोलॉजिकल वेपन। बायोलॉजिकल वेपन बेसिकली क्या चीज़ है कि आप एक तरीके का वायरस फैला दो, एक तरीके का जर्म्स फैला दो, एक तरीके का बैक्टीरिया फैला दो, कुछ भी फैला दो, है ना, जिसमें तलवार नहीं चल रही, गोलियां नहीं चल रही है, खून नहीं बह रहा है, सिर्फ आप वो कीटाणु भेज दो और आदमी मरना चालू हो जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो रिसेंट एग्जाम्पल है, दैट इज कोरोना वायरस। एक कोरोना वायरस आया, अब आया कि भेजा और किसने भेजा मुझे नहीं पता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, कोरोना वायरस आया और पूरी दुनिया में लॉकडाउन करके चला गया। चला तो क्या गया, आज भी है, बट थोड़ा इम्पैक्ट कम दिखता है। तो कोरोना वायरस आया, पूरी दुनिया में उसका आपने इम्पैक्ट देखा, घरों में आप बंद रहे, हाँ या ना? बताओ ना कमेंट बॉक्स में, कैसा था कोरोना का टाइम? मज़ा आता था पढ़ाई करने में कि अभी ज़्यादा मज़ा आता है, कि दोनों टाइम में पढ़ाई में मज़ा नहीं आता? प्लीज़ ज़रूर बताना, प्लीज़, है ना, पॉज कर लो और बता दो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि जब स्पेनिश लोगों की बात की जाए, जो स्पेनिश लोग थे उन्होंने कैसे जीत हासिल की है वहाँ पे, उन्होंने कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन का इस्तेमाल नहीं किया कि तीर धनुष ले जाओ, भाला ले जाओ और तलवार ले जाओ, मारपीट करो, जीत जाओ, क्योंकि वहाँ भी ट्राइब्स तो थी, ट्राइब्स खतरनाक होती हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, एक कीटाणु भेजा, और वो कीटाणु काहे का था? स्मॉल पॉक्स का। अब बोलोगे क्या बात कर रहे हो, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इससे आदमी कैसे मरेगा भाई? अरे क्यों नहीं मरेगा भाई? देखो आज आपके लिए स्मॉल पॉक्स कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है कि स्मॉल पॉक्स हुआ, डॉक्टर के पास गए, 5 दिन की दवाई लिखी, इंजेक्शन लिखा, ठीक हो गए। बट ये बाद की बात है, जब स्मॉल पॉक्स आया, उसके ऊपर रिसर्च हुई और फाइनली दवाई बनी, उसकी वैक्सीन्स भी बन चुकी हैं। वैक्सीन मतलब वो चीज़ जो आप पहले लगा लेते हो जिससे कि आपको बीमारी ना हो, है ना। वैक्सीनेशन, वैक्सीन वो केमिकल है एक तरीके से जो आप अपनी बॉडी में ले लेते हो, जिसकी वजह से आपको वो पर्टिकुलर बीमारी नहीं होती है। लेकिन बेटा ये सब बाद में डेवलप हुआ है। जब स्मॉल पॉक्स आया तो वहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं था ये क्या है, ये तो वो तो डर गए होंगे। एंड आई होप जिसको स्मॉल पॉक्स आप में से हो चुका उसको पता है कितना खतरनाक होता है। वो स्मॉल पॉक्स आया और धीरे धीरे लोगों की मौत होना चालू हो गई, क्योंकि जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट कौन थे? लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कौन थे? अमेरिकन इंडियंस। तो क्या हुआ, उनके पास इम्यूनिटी तो थी नहीं इस बीमारी से लड़ने की। तो यूरोप से जो बीमारी अमेरिका पहुंची, जो बीमारी अमेरिका पहुंची उसका नाम था स्मॉल, मैं क्या लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं ऑब्वियसली, इट्स स्मॉल, SMALL, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ये स्पेलिंग में अपने लिए नहीं लिख रहा हूं, आपके लिए लिख रहा हूं, स्पेलिंग सही लिखा करो एग्जाम में।
तो हमारे यूरोप से अमेरिका स्मॉल पॉक्स पहुंचा, स्मॉल पॉक्स से लड़ने के कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवाई नहीं, और वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लोग मरते चले जा रहे हैं। अभी ध्यान से याद करो, इसके पहले हमने क्या पढ़ा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड बहुत दिखाई दे रहा है, इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है, अमेरिका डिस्कवर हो चुका है, अमेरिका पे कॉलोनाइजेशन हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है बेटा, डरना नहीं है, मैं तो प्यार से बोल रहा था। क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको चाहिए रिसोर्सेस, सबको चाहिए सोना, चांदी, कोयला, मिर्ची, टमाटर, धनिया, उनको सब कुछ चाहिए। ठीक है, मतलब यूरोपियंस के दिमाग ऐसा था कि सब ले लो, जहां से जो मिले ले लो। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स लगा लोगों को खत्म करने। और अब इसमें क्या हो गया, कहाँ गया, इसमें जो एक यहाँ लाइन लिखी है थोड़ी फिलोसॉफिकल टाइप की लाइन है कि मान लो अगर आप बंदूक का इस्तेमाल करते हो दुश्मन को मारने के लिए, तो दुश्मन भी एक दूसरी बंदूक ला के आपको मार सकता है, दूसरा कोई हथियार लेके मार सकता है। बट ये क्या था, ये क्या था भाई, ऐसी बीमारी जिसकी कोई इम्यूनिटी नहीं है, जिसके प्रति पहले तो लोगों को जागरूकता नहीं है और लोगों के अंदर इम्यूनिटी नहीं है, इससे कैसे बचें? बात समझ रहे हो ना? अगर मान लो कोई सामने वाला गोली चलाएगा तो आप हट जाओगे, तलवार मारेगा तो अपनी तलवार निकाल के रोक लोगे। बट ये क्या है, जर्म्स भेज दिए स्मॉल पॉक्स के, अचानक फैलने लगा, फुंसियां निकलने लगी, फिर फोड़ा होने लगा और समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एंड इवेंचुअली यू आर डाइंग। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जिस यूरोप में क्या था 19th सेंचुरी तक मतलब 1801 से 1900 होता है 19th सेंचुरी, इसके पहले तक की बात हो रही है, यहां तक की बात हो रही है। ठीक है, इसके पहले तक क्या था, सिर्फ गरीबी और भूखमरी। यूरोपियंस कैसे थे, कुछ नहीं था उनके पास। ठीक है, तो गरीबी और भूखमरी थी वहां पर। और अब क्या हो रहा है, ठीक है, वहां पर क्या होता था, बीमारियां थी, लड़ाइयां थी। कैसी कैसी लड़ाइयां थी, जैसे मान लीजिए धर्म के नाम पे लड़ाई हो जाती थी। कौन धर्म के नाम पे लड़ लेता था, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि रिलीजियस डिसेंटर है। रिलीजियस डिसेंटर मतलब कौन होता है भाई? रिलीजियस डिसेंटर का सिंपल सा मतलब होता है जो विरोधी हो। डिसेंटर मतलब विरोधी, जो डिसेंट करे। ये स्पेलिंग याद रखना, ये मीनिंग आपकी बुक में कीवर्ड दिया हुआ है। डिसेंटर का मतलब होता है द वन हु डिसेंट्स, डिसेंट्स का मतलब होता है विरोध करना। तो जो भी व्यक्ति विरोध करता था ना, उसको भी परसिक्यूट किया जाता था। परसिक्यूट मतलब उसको पनिशमेंट दे दिया, देश से बाहर भेज दिया, शहर से बाहर भेज दिया, बहुत पिटाई की, जेल में डाल दिया। पनिशमेंट देना, परसिक्यूशन इज पनिशमेंट, ये वर्ड है, इसकी बात कर रहा हूं। अब हुआ क्या कि जब यूरोप में भी देखिए, गरीब यूरोप में क्या हो रहा है, गरीबी है, भूखमरी है, बीमारियां हैं, मार पिटाई है। तो लोगों ने कहा यार चलो अमेरिका नाम का एक नया जो है एक जोग्राफिकल एरिया है, कॉन्टिनेंट कह लो, लैंड कह लो, चलो भागो यहाँ से। तो लोग ने क्या किया, यूरोप से अमेरिका जाना चालू कर दिया। और ये देखिए, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यहाँ से चीजें बदलती हुई दिखाई देती हैं। Here by the 18th century, plantations worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. इस लाइन को समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए मैं ये बोल रहा हूं अफ्रीका से, ठीक है, अफ्रीका से आपने क्या लाया, आप लाए स्लेव्स। स्लेव्स कहाँ लेकर आए, अमेरिका। अमेरिका कौन सा वाला, नॉर्थ साउथ कैरिबियन, इसकी बात हो रही है। अमेरिका में इन लोगों ने क्या किया, प्लांटेशन। किसके लिए किया, यूरोप के लिए किया। मतलब लॉजिक क्या बोलता है, लॉजिक ये बोलता है कि ये जो अफ्रीका में स्लेव्स पकड़ कर लाया, वो कौन लाया, वो यूरोपियंस लाए। ठीक है, अफ्रीका से जो स्लेव्स पकड़ कर लाए वो यूरोपियन लाए कहाँ, अमेरिका। अमेरिका में उन्होंने क्या किया, प्लांटेशन ऑफ व्हाट, प्लांटेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, जैसे कि कॉटन एंड शुगर, इसकी प्लांटेशन की। और फाइनली ये जो क्रॉप था, मतलब जो प्रोडक्ट था, वो कहाँ पहुंचा, फाइनली यूरोप। तो यूरोपियंस ने, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना, यूरोपियंस कितने दिमाग वाले थे ना। यूरोप में कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से निकलो, दुनिया भर में घूमो, देश ढूंढो, और वहां का जो रिसोर्सेज है कैसे छीन सकते हो छीन लो। कुछ समझ में आ रहा है यूरोपियंस के बारे में, ठीक है।
तो आपको ये समझना है, इसीलिए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। तो जब आप कहते हो ना इंडिया सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया अब सोने की क्यों नहीं है? बिकॉज रिसोर्सेज काफी छीन लिए गए। कैसे छीन लिए गए आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर था। और फाइनली होता क्या है जब आप रिसोर्सेज छीनोगे, ठीक है, तो होता क्या था कि 18 सेंचुरी तक तो क्या था, चाइना और इंडिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में आते थे। चाइना और इंडिया, मैंने कहा ना सोने की चिड़िया कहा गया, तो चाइना और इंडिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में आते थे। कब तक? 18th सेंचुरी तक। लेकिन 19th सेंचुरी के आते आते हो क्या गया, धीरे धीरे इनकी सत्ता छिनती चली गई, क्योंकि कॉलोनाइजेशन होने लगा। ठीक है, हम भी गुलाम थे। अब देखिए यहां पे क्या है, इंडिया का तो आपको पता ही है, कि 17th सेंचुरी में जो है हम कॉलोनी बनना स्टार्ट हो गए थे, मतलब ट्रेडर आए, कब्जा करना चालू किया और फाइनली हम कॉलोनी बन ही गए थे। चाइना का केस क्या हो रहा था उस वक्त? पैरेलली चाइना ने क्या किया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया। देखो, आइसोलेट कर लिया दुनियादारी से। बोला भाई मेरे को नहीं करना है का पूरा कोई भी ट्रेड, मैं दुनिया में किसी से कोई ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो चाइना अलग हटके बैठ गया शांति से। अब चाइना अलग हटके बैठ गया तो इससे क्या हो गया, ठीक है, इससे क्या हो गया कि जो ट्रेडिंग थी वो ज्यादातर कहां घूम गई? वेस्टवर्ड हो गई। मतलब देखो फिर से बताता हूं, यहां कहीं चाइना है, ठीक है, यहां कहीं कौन है? चाइना, उसके नीचे आपका कौन सा आता है? इंडिया। और मैं पहले भी बार पढ़ा चुका हूं कि इंडिया और इसके नीचे का जो ओशियन है आपका, इंडियन ओशियन है, यहां पे इसके थ्रू जो है इस पर्टिकुलर जगह पे ट्रेड हो रहा है। चाइना और इंडिया बहुत अमीर बने हुए हैं। अब चाइना बोल रहा है जी मेरे को जी किसी से में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बात ही नहीं करनी है। ठीक है, इंडिया अपने आप, ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनाइज कर दिया, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच जितने भी आ रहे थे कहीं ना कहीं अपनी कॉलोनी यहाँ बसा रहे थे। अफ्रीका की हालत जो है आप बता ही चुका हूँ डिटेल में कि उनकी भी हालत वही खराब है, कॉलोनी बन रहा है। तो इवेंचुअली अब क्या हुआ कि जो ट्रेड था ना वो इधर का रहा, ना इधर का रहा, और इधर का तो वैसे भी नहीं था। ये पूरा फोकस करके कहाँ चला गया ट्रेड? ये ट्रेड चला गया यूरोप में। ठीक है, और जब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, पैसे का लेन देन होगा, तो उस पर्टिकुलर जगह की पावर दिखाई देना चालू हो जाएगी। और इसी के साथ दुनिया में उदय होता है, दुनिया में आगमन होता है यूरोप का एज अ वेरी पावरफुल कॉन्टिनेंट। ठीक है, और यूरोप बनता है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। मतलब पूरी दुनिया में जो ट्रेडिंग अब हो रही थी वहां चाइना और इंडिया का नामो निशान खत्म लगभग हो चुका था और यूरोप सेंट्रल में बैठा था। मतलब यूरोप अब मेन पॉइंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड था, उसके बिना अब वर्ल्ड ट्रेड होना मुश्किल था। और इसी के साथ हम टॉपिक एंड करते हैं। आई होप अब आप इस कंटेंट के बाद जो है एग्जाम में आराम से आंसर लिख पाएंगे। और अगर अभी भी आपको आंसर राइटिंग को लेके कोई टेंशन है तो डोंट वरी, मैं कई वीडियोस लाने वाला हूं जिसपे मैं बात करूंगा आंसर राइटिंग की। सो कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स, कीप learning from Magnet Brains. You can visit the website, you can visit the app, you can visit the YouTube channel, or you can visit the social media handles where we keep on updating about the recent updates. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां से आप चाहो तो नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूं नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो? क्योंकि मुझे पता है, मैंने तो कहा था पेन पेपर लेके बैठो, लेकिन आप लोगों में से कई लोग हैं जो नहीं करेंगे। तो भैया कर लो जाके यहाँ पे डाउनलोड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एक्सप्लेनेशन डिटेल में मिल जाएगा, वो भी देख लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हो। जो करना है करो, बस ईमानदारी से पढ़ो। समझ गए? थैंक यू सो मच।